जय हिंद। एक तरफा युद्ध जीत लिया इजराइल, जो तबातोड़ छुट्टे सांड की तरह हमला कर रहा था, उसने अचानक सीज फायर किसके दबाव में आकर कर दिया। और ये सीज फायर किसे कहा जाता है? और हमास जो इतने एयर हमले देखा, एयर स्ट्राइक या फिर इजराइल के जितने भी जमीनी हमले, इतनी तरह से हमला होने के बावजूद हमास या फिलिस्तीन के लोग इतने खुशियां क्यों मना रहे हैं, इसको समझते हैं। देखिए, इजराइल, ये सीज फायर क्या होता है? सीज फायर मतलब किसी समझौते के तहत हथियारों के प्रयोग को जब रोक लगा दिया जाता है कि हम भी हथियार का प्रयोग नहीं करेंगे, आप भी नहीं कीजिएगा, एक तरह का युद्ध विराम, उसे हम लोग टेक्निकल भाषा में सीज फायर कहते हैं। आर्मी में बहुत सारी चीजें टेक्निकल होती है, जैसे जासूसी को वहाँ रेकी नहीं कहते, वहाँ पेट्रोल कहते हैं, पेट्रोलिंग पे गया, मतलब वो जासूसी कर रहा है। तो उसी तरह यह टेक्निकल वर्ड है सीज फायर। अब ये सीज फायर किसके दबाव में हुआ? देखिए, यूएनओ के दबाव में हुआ नहीं, क्योंकि यूएनओ में रूस ने 3 बार, चाइना ने कोशिश किया इस मुद्दे को उठाया जाता कि एक ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं है। ये यूएनओ का मतलब कोई नहीं बनता, इसको कोई नहीं पूछता है। ये इसका अहमियत, जिस तरह भारत में अहमियत राष्ट्रपति की है, एक फूफा जी की तरह काम करते हैं, उसी तरह पूरी दुनिया में एक अहमियत यूएनओ की तरह है। एक्चुअली में उसके 5 वीटो पावर वाले ही इसे चलाते हैं। अब कुछ लोग का पाकिस्तान, देखिए, पाकिस्तान हमला कर ही नहीं सकता था, क्योंकि पाकिस्तान को पता था कि अगर ये हमला करने के लिए अपनी फौज को भेजते फिलिस्तीन को बचाने के लिए, तो भारत इधर कर देता उसको पीओके पर हमला करने के लिए, क्योंकि भैया हमको तो मौका मिल जाता। लेकिन ये लोग यूएनओ में, इनके विदेश मंत्री गए, थोड़ा सा भाषण दिए कि अमेरिका वगैरह हमेशा इजराइल का ही साथ देते हैं, हमें प्रोटेक्शन फोर्स बनाना चाहिए वगैरह वगैरह, दुनिया भर का इन्होंने अपनी बात बोला। और इनकी यहाँ तो रैली निकलने लगी थी। इनकी यहाँ पाकिस्तान के कुछ नेता कहते थे कि पाकिस्तान को अपने परमाणु बम को निकालना चाहिए, और एक साथ 2 निकालना चाहिए, एक तो मार दे इजराइल पर, एक तो मार दे भारत पे। अरे भाई साहब, हम लोग क्या किए थे? मतलब मारो तो हम लोग कौन चीज अपना परमाणु बम का लिए रखे हैं, परमाणु बम मारे, इन सब को बातें नहीं करना, इन सब का अलग ही लेवल है। और सऊदी अरब वाले, इन लोग का मतलब कुछ खास डिप्लोमेटिक वो रहा नहीं था। हालांकि ये अलग बात था कि दुनिया के कई सारे देश जो थे इजराइल पे दबाव बना रहे थे। इजराइल पर सबसे ज़्यादा दबाव काम किया तो 2 देशों का। ये तैयबुल अर्दोगान इनिशिएटिव जरूर लिए थे तुर्की के, लेकिन इसमें काम किया एक जो बाइडेन ने खुद अपना एक डेलीगेशन भेज रखा था, जो इजराइल में रह के ही उन पर दबाव बना रहा था। क्योंकि अगर इजराइल जो बाइडेन की बात नहीं मानता, तो आपको ही पता है, देखिए, जो बाइडेन की जो पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी, ये एक तरह से कहिए तो अरब देशों के साथ इनके मतलब अरब ईरान समर्थित रहते हैं सब। और जो रिपब्लिकन पार्टी थी ट्रम्प की, वो खुलकर इजराइल के साथ रहती थी। तो इनकी पार्टी उतना इजराइल मतलब को उतना फेवर नहीं करती है। हालांकि जब नीतियां बनती हैं तो ऐसा नहीं है कि सरकार चेंज होने से पूरी तरह नीतियां चेंज हो जाती है। देखिए, इजराइल पर 2 ओर से हमला हो रहे थे। गाजा से कर रहा था हमास, और सीरिया से कर रहा था यहाँ पर इस्लामिक जिहाद नामक एक आतंकवादी संगठन। तो ये लोग इधर हमला कर रहे थे, तो सीरिया में रूस के बहुत सारे सैन्य अड्डा है, इसलिए रूस को लगा था कि भैया अगर ये इधर हमला करेगा तो इनके सैनिकों को जवाबी कार्रवाई में अगर ये बम मार के गिरा देते हैं वहां पे, तो युद्ध बड़ा हो सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा दबाव बनाया तो मिस्र ने, क्योंकि मिस्र यानी इजिप्ट को पता था कि जितने लोग गाजा से भागेंगे वो इजिप्ट में ही भागेंगे। इवन यहाँ पर हॉस्पिटल वगैरह उनके लिए बनाया गया, रहने खाने का जगह दिया गया, इसलिए सबसे ज्यादा दबाव बनाया तो इजिप्ट ने बनाया। और इजिप्ट की बात, इजिप्ट एक्चुअली क्या है, यहाँ दोनों के बीच में, इजिप्ट और इजराइल के बीच में एक मित्रवत संबंध है, समझौता भी हो चुका है। तो कई दबाव काम किए, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई दबाव बना रहा था तो इजिप्ट, क्योंकि उसको पता था कि इसी को झेलना पड़ेगा। 11 दिन तक चले इस हमले में 250 से ज्यादा फिलिस्तीन के लोग मारे गए हैं, 1400 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। हालांकि इजराइल को कंपैरेटिवली बहुत कम क्षति पहुंची है, लेकिन वहां पे भी मासूमों की जान गई है, लगभग 12 लोगों की वहां पे भी जान गई है। लेकिन इस बीच इजराइल ने गाजा पट्टी में घुसकर हमास की तो धज्जी उड़ा दी है अपने एयर स्ट्राइक के द्वारा। हमास के आतंकवादियों की जो पनडुब्बी थी तो उसको इन्होंने ध्वस्त कर दिया। ये पनडुब्बी बहुत बड़ी नहीं थी, ये रिमोट से चलने वाली थी। साथ में इन्होंने ड्रोन भी बना रखा था, ये रिमोट से चलता है, इसलिए ड्रोन का कोई कैमरा नहीं, इसमें बम लगा दो, वहां जाके गिरेगा, ब्लास्ट कर जाएगा। पनडुब्बी उनके किसी जहाज वगैरह से टकरा दो, ब्लास्ट करेगा। एक्चुअली हमास का मेन टारगेट रहता है कि इजराइल को इकोनॉमिकल लॉस कैसे किया जाए, क्योंकि इसके 1 लाख के सामान को बर्बाद करने के लिए, काउंटर करने के लिए इजराइल को करोड़ों खर्च करने पड़ते हैं। यानी दोनों में लगभग 10 से 20 गुने का अंतर रहता है। इस बार के एयर स्ट्राइक में इजराइल ने चुन चुन के गाजा पट्टी में जितने भी हमास के सुरंग थे, ये लोग अंडरग्राउंड सुरंग में भाग जाते थे, छुप जाते थे। तो हमास के जितने भी सुरंग थे, जगह जगह ऐसा हल्का सा गड्ढा रहेगा, इसमें से अगर घुसेंगे तो पूरा अंदर से सुरंग बनाए रहते थे, तो पूरा सुरंग में घुस घुस के मार रहा है सब। और हमास को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाया इजराइल ने। इजराइल का मेन टारगेट था कि गाजा पट्टी पे वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर और गाजा पट्टी के वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, साथ ही साथ हमास को आज से 20 साल पीछे ढकेल देना। इसलिए उन्होंने बहुत तगड़ा झटका दिया। उनके जो पावर सप्लाई थे, बिजली सप्लाई वगैरह था, उसको उड़ा दिया इन लोगों ने। साथ ही उनका जो वाटर सप्लाई था उसको काट दिया। और यहाँ जो इजराइल
इसराइल के जो टैंक्स थे, तोप थे, वो लगातार इंडस्ट्रियल एरिया में बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग वगैरह को ढाते जा रहे थे लोग, और इतना ज्यादा तबाही मचा दिया कि इस टूटे हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा करने में इसे 20 साल से ज्यादा लग जाएंगे। इतना खतरनाक तबाही था कि गूगल इमेज पे भी देखेंगे तो वो इमेज क्लियर नहीं आ रही थी, ब्लर आ रही थी, जबकि हमले से पहले का इमेज एक्चुअली एकदम बढ़िया था। इसमें बहुत सारे मासूमों की भी जान गई। दोनों ओर से भाई युद्ध होगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों ओर से जान नहीं जाएगी। इजराइल का कहना था कि हम पूरी तरह से चौपट कर देंगे गाजा पट्टी को, हमास को, तभी हम शांत होंगे, जबकि हमास ने कहा कि भैया हम अब सरेंडर कर रहे हैं, हमको बिच्छी का इलाज नहीं पता था और सांप के बिल में हाथ डाल दिए थे, इसलिए भैया हमको माफ करो। हम तुमसे दो ही शर्त रखते हैं कि जो शेख जर्रा है वहां पे लोग लगभग जो 200 फैमिली है फिलिस्तीनियों की, उन्हें आप जबरदस्ती ना निकालें, और जो अलग सा मस्जिद है इसमें आप सिक्योरिटी यानी सेना वगैरह को ना घुसाएं, हम इतनी बात मान लीजिए तो हम युद्ध विराम कर देते हैं। तो इसने भाई खुलेआम बोल दिया। ये जो छुट्टा साड़ हमारे नेतन्याहू भाई है, इन्होंने क्या कहा कि भैया हम वहां पे उन लोग को जबरदस्ती खाली कराएंगे और जरूरत पड़ी तो दोबारा हम इसमें घुसेंगे भी। लेकिन इनके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर ज्यादा था, जिस वजह से सीज फायर करना इन्हें मजबूरी बन गया। सीज फायर होने के एक दिन बाद ही जब फ्राइडे की नमाज पढ़ने के बाद बहुत सारे लोग अलक्सा मस्जिद में जमा हुए थे, तो अचानक इजरायली पुलिस वहां अंदर घुस जाती है और स्टन ग्रेनेड और रबड़ बुलेट से गोली चलाने लगती है। हालांकि इस हमले में किसी की जान नहीं जाती है, लेकिन दर्जनों लोग घायल हो जाते हैं। इजराइल का कहना है कि यहाँ ये लोग खुशी मना रहे थे कि हमारी जीत हो गई, गाजा की जीत हो गई, और इन लोगों ने पुलिस को प्रोवोक किया, इसलिए पुलिस अंदर घुसी और इन लोग को मारने लगी यहाँ पर। जबकि फिलिस्तीन के लोगों का कहना है कि ये जानबूझ के अंदर आए थे। देखिए यहाँ हो क्या रहा है कि गाजा कह रहा है कि हम जीत गए, फिलिस्तीन और इजराइल कह रहा है कि हम जीत गए, और इसमें ना इजराइल के प्रधानमंत्री को अपने अंदर थोड़ी आलोचना देखने को मिल रही थी, इस वजह से वो अंदर घुस गए ताकि ये दिखाने लगे कि हमारी जीत हुई है। एक्चुअली में यहाँ जीत किसी की नहीं हुई है भाई। देखिए भारी तो पड़ा है इजराइल, नो डाउट, हमेशा से वही भारी पड़ा है, वो बार बार उकसाएगा। हम हमेशा कहते हैं कि बार बार वो अलक्सा मस्जिद वगैरह को लेकर उकसाएगा। इस उकसावे का घाटा क्या होगा कि अलक्सा मस्जिद इस वेस्टर्न बैंक की ओर है, और यहाँ से तो हिंसा होती है, यहाँ भी हिंसा होगा, ताकि आने वाले वक्त में इजराइल इनको भी धो सके और इनको भी धो सके। यहाँ पर यूएनओ को करना चाहिए कि प्रॉपर वहां पर एक इंटेलिजेंस को इकट्ठा करे, वहां पर प्रॉपर सिक्योरिटी रखे, ताकि पता चले कि गलती किसकी है, वरना गलती किसी की भी रही दोनों ओर से जान जाती है, और इसमें मासूम लोग मरते हैं लोग दोनों ओर से। देखिए आर्मी और आतंकवादी इन लोग की लड़ाई तक में जहां तक सीमित होती है, बट यहाँ इतनी डेंस पॉपुलेशन है कि निहत्ते लोगों की भी जान चली जाती है। और इसके इतने होने के बावजूद ये लोग खुशी क्यों मना रहे हैं? इनका कहना, हमास का और फिलिस्तीन के लोगों का कहना है ये लोग घर से निकल गए, अपने टूटा फूटा जहां पे धज्जी उड़ा दिया था बम से ना, वहां पे ये लोग खुशी मना रहे हैं। रीजन समझिए क्या, हिटलर की एक पुरानी कहावत याद होगा कि किसी को इतना ना निचोड़ दो, इतना ना बर्बाद कर दो कि जिंदा रहने को ही वो अपना विकास और खुशनसीबी समझे। तो इजराइल ने भी यही किया, इतना ना कूचा है कि ये लोग जिंदा रहने पे ही खुशी मनाते कि चलो भैया हमला तो नहीं हो रहा है। क्यों? रीजन समझिए, इजराइल के यहूदियों को सबसे बुरी तरह से किसने कूचा था? तो हिटलर नहीं कूचा था। तो हिटलर ने जिस सिद्धांत के तहत यहूदियों को कूचा, तो ये वही सिद्धांत कूच दिए सब फिलिस्तीनियों पे। क्योंकि आइंस्टीन ने क्या कहा था, ऊर्जा संरक्षित नहीं, ऊर्जा ना तो उत्पन्न हो सकती है ना तो नष्ट की जा सकती है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो हिटलर ने इनको कूचा, ये कूच रहे हैं फिलिस्तीन वालों को। एक्चुअली में ये लोग खुशी क्यों मना रहे हैं? देखिए नेतन्याहू ने कह दिया था कि हम लोग गाजा पट्टी को पूरी तरह से कब्जा कर लेंगे, और इनको डर हो गया था हमास वाले को कि अगर ये गाजा पट्टी को कब्जा कर लिया तो 57 के 57 मुस्लिम देश इन्हें नहीं रोक सकते हैं। क्योंकि इजराइल का पुराना इतिहास रहा है कि वो 6 डे वार में 1967 के पास 60 के दशक में उसने एक साथ 7 देशों को हरा दिया था, पूरी मुस्लिम कंट्री के 7 देशों को। अब 2021 में इसने OIC जो इस्लामिक कंट्री है उनके 57 देशों को घुटने पर टिका दिया। तो इससे लड़ना इन लोग के पास बहुत मुश्किल है, ये नहीं जीत पाएंगे। लेकिन बावजूद इन्होंने सीज फायर किया जब इजराइल ने, तो इन लोग खुशी मनाने लगे कि भैया हमारा गाजा बच गया। लेकिन उसने कहा है कि हम दोबारा हमला कर देंगे अगर हमारे ऊपर हुआ हमला तो। बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार तो अभी खुद ही बहुमत की सरकार नहीं है, उनके गठबंधन की सरकार है। तो इस सीज फायर के फैसले के बाद इनके यहाँ राजनीतिक अस्थिरता देखी जा रही है। इनके गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि आपने सीज फायर क्यों किया, हमास को पूरी तरह से क्यों नहीं दिया? क्योंकि आप हमेशा कहते थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम हमास को उखाड़ फेंकेंगे, पिछले 10 साल से आपकी सरकार है और हमास इतने बड़े बड़े हमले करते जा रहा है, आपको सरकार से हटा देंगे। तो देखिए तत्कालीन इन्होंने जो नेतन्याहू पे है, पूरे इंटरनेशनल प्रेशर इतना ज्यादा था, इवन भारत जैसा देश में भी इजराइल के साथ में नहीं था। आप यूएनओ में भी देखे होंगे, हमारा स्पष्ट संदेश था कि हम 2 देश चाहते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों, और हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। India's strong support to the just Palestinian cause.
तो इसमें इजराइल के ऊपर दबाव था यूएनओ से लेकर हर जगह, इसलिए इन्होंने मतलब सीज फायर किया। लेकिन देखिए तत्काल ये बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर राजनीतिक प्रेशर है, लेकिन जब चुनाव होगा तो जेन्युइन है कि बेंजामिन नेतन्याहू जीत जाएंगे, क्योंकि चुनाव के वक्त में अगर देश पर आक्रमण होता है तो ये वही पार्टी जीतती है जिस पार्टी के पास सरकार रहती है। आप दो एग्जाम्पल से समझिए, चीन में माओ त्से तुंग के खिलाफ सत्ता भड़क रही थी, मतलब वहां पर चीन में ना बगावत हो रही थी, इसलिए चीन ने तिब्बत पर हमला कर दिया, फिर भारत पर हमला कर दिया, तो वहां के लोग ऑटोमेटिक सरकार के साथ हो गए। हमारे साथ भी देखिए 2019 में पुलवामा में जब हमला हुआ तो बेतहाशा इंसान सरकार के साथ खड़ा हो गया। जितनी हमारी सरकार से गिले शिकवे थे, ऐसा नहीं होता कि 100% कोई भी गवर्नमेंट किसी को खुश रख सकती है, तो थोड़े बहुत जो भी गिले शिकवे थे, तो पुलवामा अटैक के बाद सरकार से एक ही उम्मीद थी कि नहीं धो के आओ, और मोदी जी ने भी धो दिया, वहां पर बालाकोट स्ट्राइक वगैरह हुआ यहाँ पर। तो यही हो गया नेतन्याहू के साथ कि इलेक्शन में इनकी भी पार्टी को एक पॉलिटिकल बूस्ट जरूर मिलेगा, लेकिन अभी के वक्त में इनकी क्रिटिसाइज किया जा रहा है उन्हीं के देश में। इजराइल और चाइना दोनों एक ही रास्ते पे चलते हैं, ये दुनिया को कुछ दिखाते हैं, दुनिया उसे देखती है, लेकिन पर्दे के पीछे ये लोग कुछ और कर रहे होते हैं। आप ध्यान से समझिए, इन दोनों का चाल आपको बताते हैं। 1948 में फिलिस्तीन पर पूरी तरह से धावा बोल दिया इजराइल ने और पूरी तरह से अपना क्षेत्रफल विस्तार करना चालू किया। सेम उसी तरह चाइना ने तिब्बत को 1959 में कब्जा कर लिया। यहाँ पर दोनों साथ साथ देखते चलिएगा। फिलिस्तीन के बाद ये अगला नंबर किया गोलान की पहाड़ियों पर। गोलान जो सीरिया में है, इन पहाड़ियों को कब्जा कर लिया, क्योंकि सेना की दृष्टि से वो जगह बहुत ही जबरदस्त था। उसी तरह चाइना ने ही क्या किया, तिब्बत पर कब्जा करने के बाद अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया, क्योंकि अक्साई चीन जो है लद्दाख के ऊपर का एरिया है, ये ऊंचा है और स्ट्रेटेजिक सेना के रूप से महत्व है। दोनों सेम काम कर रहे हैं, आप देखते चलिए यहाँ पे। इसके बाद इसने जॉर्डन पर कब्जा कर लिया, क्योंकि जॉर्डन जो है वो पानी का क्षेत्र बहुत अच्छा था। यहाँ पर जॉर्डन वाला डेड सी वाला एरिया है, इस एरिया पर इसने जॉर्डन पर कब्जा कर लिया। चाइना ने ठीक उसी तरह आगे बढ़कर बहुत सारे द्वीपों का कब्जा कर लिया दक्षिणी चीन सागर में, क्योंकि इन दक्षिणी चीन सागर पर कब्जा कर लिया इन द्वीपों पर, क्योंकि यहाँ के देश छोटे छोटे थे, ये कुछ नहीं कर सके। ये दोनों देखिए सेम काम कर रहे हैं सर। इसके बाद इसने लेबनान, ऊपर लेबनान को पे धीरे धीरे जाके वहां पे भी उसके कुछ एरिया को इसने भी कब्जा कर लिया। इसने क्या किया, चाइना ने इस छोटे छोटे द्वीपों को हराने के बाद ऊपर में जापान के द्वीप के साथ इसने कब्जा कर लिया, उसके कुछ द्वीपों के साथ इसके विवाद होते हैं, अक्सर ये उलझता रहता है। आप देखेंगे अब चाइना की नजर है और इजराइल दोनों की नजर है कि हमें कैसे प्राकृतिक संसाधन, पेट्रोलियम, गैस, मछली, ये सब समुद्र से कैसे मिलेंगे। उसका जो तमार ऑयल फील्ड है, यहाँ बहुत बड़ा ऑयल का फील्ड है, यही नीति पे चल दिया चाइना में। उसने दक्षिणी चीन सागर पर पूरा कब्जा करने बैठ गया है, क्योंकि दक्षिणी चीन सागर दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र होने के साथ साथ यहाँ पर बहुत ही बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम और गैस फील्ड को पाया जाता है। इन दोनों के युद्ध नीति में चार चीज बहुत तेज शामिल रहते हैं। सबसे पहले ये तब हमला करते हैं जब वर्ल्ड बिजी रहता है, जब दुनिया का ध्यान कहीं और भटका रहता है, तो ये लोग अटैक करके अपना क्षेत्रफल बढ़ा लेते हैं। दुनिया जैसे उभरी थी द्वितीय विश्व युद्ध से, सब शांति चाह रहे थे, इधर इन्होंने फिलिस्तीन पर विस्तार कर लिया। ठीक उसी तरह 1960-61 में अमेरिका और रूस युद्ध के कगार पे पहुंच गए थे। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, क्यूबा को लेकर पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी, आज युद्ध हो जाएगा कि 2 घंटे बाद होगा कि कल होगा, इतना भयानक था। इसी का मौका देख के चाइना ने क्या कर लिया, धाए से 1959 में तिब्बत कब्जा कर लिया, 1962 में हमारे ऊपर हमला करके अक्साई चीन कब्जा कर लिया। पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था तो चाइना ने क्या किया, हांगकांग पर नियम बना दिया कि यहाँ हांगकांग पे हमारी सरकार रहेगी, जो हम यहाँ पे डिप्यूट करेंगे। यहाँ कोरोना को देखकर देखिए पूरी दुनिया कोरोना के बीच में बिजी है, इजराइल कोरोना से निपट गया, शेख जर्रा, जेरूसलम और गाजा को इधर फाइल निपटा दिया। तो ये इनका पहला सिद्धांत है कि दुनिया का जब भी बिजी देखो हमला कर दो। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों का जो सेकेंड चाल है उसे कहते हैं टू स्टेप अटैक। ये क्या होता है समझिए, ये लोग क्या करते हैं, आप ऐसे समझिए क्या, अगर हम किसी का 100 रुपया ले लें और सोचते हैं कि उसका 100 रुपया न लौटाए, तो उस इंसान को देख के भागना नहीं है, बल्कि जब वो इंसान मिले ना तो उल्टे उससे टोको, हमारा 5000 रुपया दो, 5000 दो। तू कहेगा कैसा 5000, हम कहेंगे 5000 दो, कैसा 5000 पे बात हो जाएगा, और जो हम पहले से पैसा लेके बैठे हैं वो लोग भूल जाएंगे। ये दोनों सेम काम कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। अभी जो हुआ है वो जमीन को लेकर हुआ है, यहाँ पर वेस्टर्न बैंक पे शेख जर्रा पर। इजराइल ने कहा कि शेख जर्रा हम खाली करेंगे, शेख जर्रा हम खाली करेंगे, और इधर गाजा से हमला होने लगा यहाँ पर। तो ये जानबूझ के ऐसा काम करता है यहाँ हल्ला हो, और इसने क्या किया, तबातोड़ गाजा और हमास को थूर दिया। पूरी दुनिया का ध्यान चला गया गाजा पर, पूरी दुनिया गाजा को बचाने में
लग गई कि भैया गाजा का तुम बाजा मत बजाओ, गाजा का बहुते बाजा बज गया। इजराइल ने कचर कचर के हमास को थूरा, कचर कचर के थूरा, क्योंकि इजराइल का ये 2 स्टेप है कि पहला स्टेप में किसी को कब्जा कर लो और दूसरा स्टेप पर और भयानक हमला करो कि पूरी दुनिया को सल्टाने में लग जाए, पिछवा वाला लोग भुला जाए। तो शेख जर्रा को कोई बतिए नहीं करे, शेख जर्रा के लोग करे ससुरा हमरो हाल चाल ले रहे। यहाँ पे यही करता है चाइना। चाइना ने तिब्बत पे कब्जा किया, ध्यान से समझिए, चाइना ने तिब्बत पे कब्जा किया 1959 में। और इस ससुरा चाइना को पता था कि भारत गुटनिरपेक्ष है, भारत इंसानियत पे चलता है, सही गलत के रास्ता को अच्छे से पहचानता है, भारत कभी ना कहीं भी आवाज उठाएगा। इसलिए ये ससुरा सेकंड स्टेप में चल दिया, कहां पर, लद्दाख पे, क्योंकि भारत अब तिब्बत का मैटर नहीं उठाएगा। अब तू कहेगा लद्दाख मेरा, लद्दाख तुम्हारा, लद्दाख मेरा, लद्दाख तुम्हारा, तिब्बत का मैटर चल जाएगा। यहां चाइना को लालच आ गया, उसने कहा कि तिब्बत अच्छा है, इससे भी अच्छा लद्दाख है, हम लद्दाख को नहीं छोड़ेंगे। तो चाइना को ये बात पता था कि अगर मैटर लद्दाख पे अटकेगा तो भारत कभी ना कभी इसे छोड़ा लेगा, इसलिए इसे अगले स्टेप में उलझाओ। इसलिए चाइना बार बार कहता है कि अरुणाचल प्रदेश मेरा है, अरुणाचल प्रदेश मेरा है, ताकि भारत के लोग कहें कैसा अरुणाचल प्रदेश, तू कहेगा मेरा है, हम कहेंगे मेरा है, हम कहेंगे मेरा है, कुल पंचायत अरुणाचल प्रदेश पे होगा, इसको लोग भूल जाएंगे। अजब हाल है। भारत सरकार को कहना चाहिए ससुरा बीजिंग हमारा है, तो बाप का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे है चीन की दीवार। अब भारत सरकार को कहना चाहिए हमारे नक्शा के हिसाब से चीन की दीवार के उधर ना चाइना है, इधर तो है ये नहीं है। सोचिए आपको कुत्ता की तरह बोलिए। इनका तीसरा प्लान जो होता है वो होता है फ्यूचर अटैक का फियर दिखाना, भविष्य में और भयानक हमला करने का डर दिखा देना। तो इजराइल गाजा को धोया और इतना धोया, उसके बाद कहता है कि अभी मेरा ग्रेटर इजराइल बनाना है, अभी हम मिस्र से जमीन छीनेंगे, जॉर्डन से छीनेंगे, कुवैत से, सऊदी अरब से, सीरिया से, लेबनान से, इन सब से छीनेंगे। मतलब ये क्या करता है, किसी मरे हुए को इतना भयानक मारो, इतना मारो और सबको दहशत फैला दो कि कोई मेरे खिलाफ आवाज उठाए तो यही होगा। फिल्म में क्या होता है, एक गुंडा आता है, किसी ठेला वाले को पकड़ेगा, किसी कमजोर को पकड़ेगा, भयानक मारेगा, सरेआम गोली मार देगा, कहेगा मेरे खिलाफ किसी ने आवाज उठाया तो सही यही होगा। मतलब वो एक को मार रहा है और 10 को डर दिखा रहा है। यही सेम नीति अपनाता है चाइना। यहां तो आपने इजराइल को देख लिया कि कब्जा किया, उसके बाद और डरा रहा है। इसने क्या किया, तिब्बत पर कब्जा किया। पहली बात तो तिब्बत पर कब्जे किया, उसने कहा कि तिब्बत अभी हथेली है, तिब्बत अभी हथेली है, अभी इसकी 5 उंगलियां और लाएंगे, 5 उंगलियां और लाएंगे। एक उंगली है लद्दाख, दूसरी उंगली है नेपाल, तीसरी उंगली है सिक्किम, चौथी उंगली है भूटान और 5वीं उंगली है अरुणाचल प्रदेश। मतलब पहले पूछेंगे, कब्जा कर लेंगे, अभी और डराएंगे। अरे नेपाल वाला केपी शर्मा ओली, इसको लगता है कि चाइना नेपाल का साथ दे रहा है, अरे तू फिंगर में आ रहा है, दूसरा नंबर तू ही फिंगर है। यहाँ पर चाइना और इजराइल दोनों को पता है कि कुछ लोग उन्हें लाइक करेंगे वो कितनों गलत काम कर दे, और कुछ लोग उन्हें लाइक नहीं करेंगे चाहे वो कितना भी भलाई कर दे। आप ऐसे समझिए, आप अगर देखिएगा न्यूट्रल होके, तो जो नीति इजराइल अपना रहा है वही नीति कौन अपना रहा है, चाइना अपना रहा है। लेकिन जो लोग इजराइल के काम का विरोध कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान कह रहा है कि वहां पर जुल्म हो रहा है, जो इजराइल का विरोध कर रहा है वही ससुरा चाइना का साथ दे रहा है। कह रहा है नहीं चाइना ठीक है, पाकिस्तान क्या कहता है इजराइल गलत है लेकिन चाइना ठीक है। देख रहे हैं, कमवा दोनों एक है। इनको पता है कि जो मेरा साथ देगा वो साथ ही देगा, और जो देखिए जो इजराइल का साथ दे रहा है, जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं इजराइल ने सही किया, वही लोग कहेंगे कि चाइना ने गलत किया, जबकि काम दोनों का सेम है। तो यही गड़बड़ हो जाता है। अमेरिका कहता है कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार इसलिए धो दो, और वही अमेरिका कहता है कि चाइना जापान पर हमला मत करो क्योंकि मेरा साथी है। तो इन्हें पता है कि दुनिया एक गुट में बन चुकी है, और रियलिटी है कि जियोपॉलिटिक्स में यानी इंटरनेशनल रिलेशन में यहाँ केवल और केवल हमारा फायदा, हमारा बिजनेस सही होना चाहिए। भाड़ में गया इंसानियत। क्या कोई मुस्लिम कंट्री कहेगा कि यहाँ पर अजरबैजान ने आर्मेनिया पर जुल्म करके नागोर्नो कराबाख को घर में घुस घुस के मारा है? क्या अभी भी अजरबैजान आर्मेनिया पर हमला करते जा रहा है? क्या कोई कहेगा? नहीं, क्योंकि यहाँ मुस्लिम देश है यहाँ पे, और वहाँ पे अगर इजराइल मार रहा है तो गलत है, अजरबैजान मारा तो ठीक है यहाँ पर। और अजरबैजान को बचाने कौन आया? देखिए इजराइल जो है, ये अजरबैजान है, इसको तुर्की ने हथियार दिया, और इसी अजरबैजान को इजराइल ने भी हथियार दिया यहाँ पर, और ये कोई नहीं बचा पाया इस आर्मेनिया को। इसलिए यह दिखाता है कि इस दुनिया में अगर आपको रहना है तो खुद शक्तिशाली बन के रहिए, वरना लोग कूच देंगे। इजराइल ने इसी सिद्धांत को समझा, उसने कहा भाड़ में
में गया, इंटरनेशनल रिलेशन में कहीं कोई सही गलत नहीं होता है, हमारा फायदा है इसलिए खुद को शक्तिशाली बनो। इस रूप में इजरायली जब हिटलर मार रहा था तो वो फिलिस्तीन की ओर आए थे, वहां पर उस जगह पर जेरूशलम की ओर आए थे, क्योंकि इनका जो जेरूशलम है इनके धार्मिक हिसाब से यही उनका पूर्व जगह है, यहाँ पर ये लोग आए थे और धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई शिक्षा करके इतना आगे चले गए जो आज दुनिया में किसी की बात नहीं सुनते हैं, दोनों देश नहीं सुनते हैं, ना चाइना सुनता है ना इजराइल सुनता है, क्योंकि इजराइल को सोचिए, इजराइल यहाँ रहने का जगह नहीं था और चाइना को एशिया का मरीज कहा जाता था। इन्होंने शिक्षा, औद्योगिकरण और भ्रष्टाचार को कम किया और इतने तेज आगे बढ़े जिसका कोई हद नहीं, और आज ये डोमिनेट कर रहे हैं यहाँ पर। और हम भारत वाले देखिए, ये 1948 में ये देश बना था, इनको पता भी नहीं था कि इनके देश का नाम इजराइल होगा, अचानक इनके दिमाग में आया 1948 में। और हम 1947 में आजाद हो गए थे भाई साहब, बने नहीं थे, पूरी दुनिया में पहली हम लोग बने थे। पूरी दुनिया की सबसे बेहतरीन औद्योगिक और नगरीय सभ्यता हमारी सिंधु सभ्यता थी, हमसे पुरानी मेसोपोटामिया थी लेकिन वो देहाती सभ्यता थी, ग्रामीण थी, और हम लोग सबसे शहरी सभ्यता थी। और आज 1947 से लेकर 2021 तक में आज देखिए ना, हम लोग, हमारा जियोपॉलिटिक्स, हमारे रिलेशन डिपेंड करते हैं कि हमें कौन चीज घटल है। हम रूस से दुश्मनी नहीं ले सकते हैं क्यों, हमें हथियार कौन देगा। हम अमेरिका से दुश्मनी नहीं ले सकते हैं, अपाची हेलीकॉप्टर कौन देगा। हम फ्रांस को खुश रखना चाहते हैं क्योंकि राफेल कौन देगा। हमारे देश में देखिए क्या सेंटीमेंट बन रहा है। 1861 में लॉर्ड मैकाले ने हमारी शिक्षा व्यवस्था को इस कदर बर्बाद किया कि हम लोग को इस तरह से ढाला कि हम वो देख ही नहीं सकते हैं जो हमारे सामने छुपाया जाता है। बस वही चीज देखा, हम लोग खुश होते हैं, राफेल आया, राफेल आया। अरे आपने सोचा हमारे 47 में आजादी के बाद जो देश बना वो कितना आगे निकल गया। हमें रडार खरीदना है तो इजराइल से, हम लोग अपनी रक्षा जरूरतों को दूसरे देश पर डिपेंड होता है। लेकिन हम और आपके अपने आप से सवाल पूछ सकते हैं कि आज के वक्त में भी जब गलवान में चाइना घुस जाता है तो कोरोना के बीच में राजनाथ सिंह चले जाते हैं रूस में, कहते हैं कि MiG-21 दे दीजिएगा। भारत फोन लगाता है रूस के पास कि S-400 मिसाइल दे दीजिएगा, जबकि इजराइल को देखिए आयरन डोम से धो देता है दिवाली की रॉकेट की तरह। लेकिन हम लोग क्या करेंगे भाई साहब, अजीब स्थिति में हम लोग हैं। अब इजराइल को देखिए हर चीज में डिपेंडेंट है, उसके हथियार, उसके यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम, उसका टैंक, हेलीकॉप्टर, कमांडो, हर चीज एकदम खतरनाक है। और हम लोग अभी भी मतलब क्या डिपेंडेंट है। हमारी सेना जो है ना वो लड़ती है तो अपनी बहादुरी से, वरना हथियार तो विदेशी है वहां पर। अगर हमारे हथियार आ जाए और हम डिपेंडेंट हो जाए तो पूरी दुनिया में जो चाइना कहता है ना, अक्साई चीन मेरा है, अरुणाचल प्रदेश मेरा है, और POK पाकिस्तान कहता है मेरा है, बस हमारे हथियार वो हो जाए, वरना हमारे फौजियों का जो हौसला है वो बेचारे हथियार से कहाँ लड़ते हैं, अपने कलेजा जिगर के दम पर वो लड़ते हैं। वरना हथियार तो उनको पता है विदेश वाला है, सप्लाई रोक दिया तो क्या करेंगे। आज हर मायने में इजराइल डेवलप हो गया, चाहे वो एनर्जी सेक्टर में हो या फिर वो किसी भी एग्रीकल्चर में हो, इंटरनेशनल रिलेशन में, कोई उस पर दबाव काम नहीं कर रहा है। और हम लोग के ऊपर आज भी विदेशी लोग का दबाव रहता है क्योंकि हमें डिपेंड ही नहीं है। चाइना से इतना हमला हुआ लेकिन हम चाइना से सामान नहीं रोक पाए। हमारे यहाँ एक ही चीज में डिपेंडेंसी है, नेतागिरी में। कोई नेता विदेश से नहीं जाता है सलाह लेने, हमको चुनाव जीतने में मदद कीजिए। ये लोग आत्मनिर्भर है, यही इसी में तो डेवलपमेंट हुआ है। सोच रहे यहाँ पर कभी सोचे कि हम लोगों ने चुनाव कराने के लिए बैलेट अमेरिका से मंगाए हैं, पर्चा मंगाए हैं जापान से, ये सब यहीं पे बनेगा, पर्चा साटने के लिए, झंडा लड़ाने के लिए, ऐसे ऐसे ये सब टेक्निक। और इजराइल डेवलप होता गया। हम लोग क्या है कि हम लोग की जो शिक्षा व्यवस्था को लॉर्ड मैकाले ने इस तरह से चौपट किया ना कि हम लोग को मतलब सही गलत क्या, मतलब जहां जो मैटर हुआ, जैसे इजराइल फिलिस्तीन में हुआ, सब लोग देखने लगे इजराइल गलत है फिलिस्तीन, भैया इसका अन्य जगह पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। और रियल में देखिए, अगर हम लोग आत्मनिर्भर होते तो बहुत से जगह पे हम लोग को अपना सर झुका के रहना पड़ता है क्योंकि कहीं वो नाराज ना हो जाए। और इजराइल जैसा छोटा देश पूरी दुनिया को ललकार के कहता है कि मैं घूस के मारेंगे ओके घर में। इजराइल कितना छोटा है, आप अंदाजा लगाइए कि इजराइल की जो जनसंख्या है, नेट पे सर्च करिएगा, इजराइल की जनसंख्या 9 मिलियन है और उससे ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर हैं सब। सोचिए नेतन्याहू भाई, इनको क्या कहें हम यहाँ पर, बताइए। इतना छोटा देश इतना ज्यादा डेवलप है। ये डेवलप इसीलिए है क्योंकि इन्हें अपनी कमी का एहसास है और उसे सुधारते भी हैं। और हम लोग के साथ प्रॉब्लम क्या, अगर कोई कह दिया ना कि हम लोग में थोड़ा डेवलपमेंट पीछे, तो लोग कहते हैं सोचा क्या, कैसे बात करता, हम कहाँ पीछे हैं, हम इससे आगे, उससे। अजीब हाल है यार। आप खुद को सुधारिए, सही और गलत को पहचानिए। हम क्या है कि भाई हम कुछ जो रियलिटी हम बोल देते हैं। अब कुछ फिलिस्तीन के समर्थक हैं, उन्हें वो सोचते हैं कि हम सर फिलिस्तीन के बारे में बोलेंगे, और जो इजराइल के मूड में बनाए हैं उनको लगता है कि हम इजराइल का, भैया जो रियलिटी हम वही बताते हैं। इसी चक्कर में सोच रहा, हमारे ऊपर 2019 में ना 8 गो बम मारे था हमारे ऊपर, भयानक वाला। लेकिन हम भी क्या अपने नेतन्याहू से कम है क्या, ये भी 9 मिलियन जनसंख्या को संभालते हैं।
हम भी 9 मिलियन सब्सक्राइबर को संभालते हैं, हम भी ना हटने वाले हैं। आई होप आप इजराइल फिलिस्तीन के इस कॉन्फ्लिक्ट को समझ रहे होंगे। और इस बार के एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव पे अगर देखेंगे तो ये इतना लंबा हो गया है कि इसे किसी भी पीसीएस या फिर यूपीएससी में आपको मेंस एग्जाम में लिखने को दे सकता है। और इसमें 3 चीजें और आपको समझना पड़ेगा। एक, आयरन डोम सिस्टम कैसे काम करता है। देखिए, आयरन डोम सबसे छोटा सिस्टम है, वो हमास जैसे आतंकवादियों के लिए ठीक है। भारत को आयरन डोम मिला, आयरन डोम रिजेक्ट कर लिया। वही आयरन डोम से भी ज्यादा खतरनाक है स्पाइडर SR, उससे तगड़ा स्पाइडर MR, उससे तगड़ा है कि डेविड स्लिंग, उससे भी भयानक है एरो 2, उससे खतरनाक है एरो 3, उससे खतरनाक है बैलिस्टिक सिस्टम। बहुत ज्यादा उसके कई लेयर में सिक्योरिटी है, इसको समझना जरूरी है, उसको भी समझा देंगे। दूसरा कि ये जो यहूदी हैं और जो मुस्लिम हैं, इनकी कुछ चीजें कॉमन मैच करती है। जैसे यहूदी हो गए, ईसाई हो गए और मुस्लिम हो गए, ये तीनों इब्राहिम को मानते हैं सर। इसलिए आप देखे होंगे इजराइल और अरब के बीच में जो समझौता हुआ था उसका नाम भी था इब्राहिम अकॉर्ड। तो एक इसको समझना जरूरी है, क्योंकि यहां पर जो अल-अक्सा मस्जिद है, देखिए ये अल-अक्सा मस्जिद है और ये डोम ऑफ रॉक है। अब ये जो कहते हैं ये वेस्टर्न वॉल है। इजराइल कहता है कि भैया हम यहां पर, ये मेरी मंदिर थी, मतलब इनका जो सोलोमन टेम्पल था। तो सोलोमन को इजराइल वाले भी कहते हैं और मुसलमान भी कहते हैं कि सुलेमान। तो मुसलमान उन्हें सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं, ये उन्हें कहते हैं सोलोमन टेम्पल कहते हैं। अब इनमें काफी विवाद है। तो अल-अक्सा के बारे में पढ़ेंगे कि भैया ये क्यों इतना फेमस हो गया। आयरन डोम के बारे में और थोड़ा इनके पुराने एंसेस्टर्स के बारे में हम लोग समझेंगे। आई होप आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।